अब हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जो कि बात करते हैं बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए की डेथ हो जाती है आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में ए बाउंड है या फिर नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए, या फिर ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बाउंड है या फिर नहीं है टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। इन चीजों के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से चैप्टर 4 नंबर 4 जो है बात करते हैं, उसको हम रीड करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन जब भी वो सिचुएशंस आएंगी। फर्स्ट वी विल कम टू सेक्शन नंबर 37। सेक्शन 37 क्या बोलता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए जो है वो बी का घर बनाएगा। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके कुछ टाइम के बाद ए की डेथ हो जाती है, तो क्या सी, ए का जो बच्चा है सी, इज सी बाउंड टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड बीज होम? यहाँ पे सी जो है ही विल बी बाउंड टू बिल्ड दैट हाउस फॉर बी, बिकॉज यहाँ पे कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ए और बी के बीच में। सपोज यहीं पे ऐसा होता कि ए जो है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए विल टीच बी फॉर 2 years, ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही ए मर जाता है उसके बाद यू कैन नॉट आस्क सी हिज चाइल्ड कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब आप इन्फोर्स करो। मे बी सी के पास वो क्वालिफिकेशंस हो ही ना पढ़ाने की। दैट इज वाई ये जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है पार्टी की, यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्स नहीं करा सकते फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इफ वो पार्टी अगर उसकी डेथ हो जाती है देन यू कैन नॉट परफॉर्म सच अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हमको यही चीज समझनी है बस। सपोज एक और कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में कि ए जो है बी की पिक्चर को पेंट करेगा, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएगा बी की। ओके, अब यहाँ पे ए बहुत एक फेमस पेंटर है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके कुछ टाइम के बाद ए की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे आप ए के चाइल्ड जो है सी, उसको नहीं बोलोगे कि अब आप जाके बी की पिक्चर पेंट करो, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि सी के पास भी सेम स्किल्स हो। दैट इज वाई सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इन्फोर्स्ड ऑन डेथ ऑफ ए। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 38 के ऊपर। सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है कि अगर ए एंड बी के बीच में, ए ने अगर सपोज बी को एक ऑफर दिया, सपोज कि मैं आपको अपनी कार बेच दूंगा फॉर 1 लाख रुपीज, इस कॉन्ट्रैक्ट को बी ने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं करा। इसलिए जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को बी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ए इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, बिकॉज बी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो ये सिंपल सा एक रूल सेक्शन नंबर 38 में बोला गया है। लेकिन इसमें एक और चीज बोली गई है, सपोज ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए 100 kgs ऑफ व्हीट बी को बेचेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड बी उसके लिए 1 लाख रुपए देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो जब तक बी को अपॉर्चुनिटी ना मिले इस 100 किलो वेट को देखने की कि वो ठीक है या फिर गलत है, उसकी क्वालिटी, उसके फ्रेशनेस को जब तक वो बी असर्टन नहीं कर लेगा तब तक ही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया नहीं जा सकता है। दैट इज वाई ए को अच्छी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बी को कि वो इस वीट को जो है जांच ले, उसको जांचने की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो यही चीज हमारा सेक्शन नंबर 38 बोलता है। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर टू बी एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 March 1873 100 bales of cotton of a particular quality। तो यानी कि ए जो है बी को 100 bales of cotton देने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। In order to make an offer for performance with the effect stated in this section, A must bring the cotton to B's warehouse on the appointed day. Under the such circumstance, that B must have reasonable opportunity of satisfying that the thing offered is cotton of the quality contracted for। तो A को जो है B को एक sufficient opportunity देनी पड़ेगी कि वो उस कॉटन को जांच ले, चेक कर ले कि कॉटन सही है या फिर गलत है। जब तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बी को तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स कराया नहीं जा सकता। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 39 के ऊपर, जो कि बात करता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल
ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए 2 बार, हफ्ते में 2 बार बी के रेस्टोरेंट में गाना गाएगा, हफ्ते में 2 बार बी के रेस्टोरेंट में गाना गाएगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन थी 2 महीने तक। तो 2 महीने तक ये वाला जो रूटीन है ये फॉलो होगा। दिस रूटीन विल बी फॉलोड फॉर 2 मंथ्स। हियर अगर ए ने एक भी बार, सपोज एक हफ्ते में उसने सिर्फ एक ही बार गाना गाया, 2 बार गाना नहीं गाया, 3 हफ्ते तक तो उसने रूटीन को फॉलो किया, लेकिन चौथे हफ्ते में इन द 4th वीक ऐसा होता है कि ए सिर्फ एक ही बार गाना गा पाया, 2 बार नहीं गा पाया वो। इस केस में जैसे ही डिफॉल्ट होता है, जैसे ही ए ने डिफॉल्ट किया है, उसी टाइम बी क्या कर सकता है, बी बोल सकता है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको आगे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अब आप यहीं रुक जाओ। एंड अगर आपने सपोज सेकेंड टाइम गाना नहीं गाया हफ्ते में, उसी टाइम आपको पैसे देने पड़ेंगे बी को। ए विल हैव टू पे कंपनसेशन टू बी बिकॉज उसने हफ्ते में 2 बार गाना नहीं गाया। और उसी टाइम बी के पास ये भी पावर है कि वो ए को बोलेगा कि आगे अब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल नहीं करी है। इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड इसकी कंपनसेशन भी मांग सकता है। सेक्शन नंबर 75 में आप देखोगे दैट बी कैन क्लेम compensation from A in this particular case. Okay. तो इसमें हमको बस यही समझना है कि बी को 2 महीने खत्म होने की जरूरत नहीं है, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि 2 महीने खत्म होंगे तब जाके मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करूंगा। जैसे ही बीच में डिफॉल्ट होता है उसी टाइम भी वो कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकते हैं कि देयर इज नो लॉन्गर अ नीड टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट नाउ। ओके, हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज बोली गई है कि अगर सपोज 4th वीक में उसने 2 बार नहीं, एक ही बार गाना गाया एंड बी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड 5th वीक को दोबारा से एक गाने बी के रेस्टोरेंट में आ जाता है एंड बी बोलते हैं चल गा ले। अब यहाँ पे बी के पास जो राइट था पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, वहीं पे स्टॉप कर दे, वो कॉन्ट्रैक्ट अब वो जो राइट है उसके पास अब नहीं है, बिकॉज उसने बी को ए को उसने अलाउ कर दिया है कि अब मेरे 5th वीक को भी तू गाना गाना आ जा मेरे रेस्टोरेंट में। दैट इज व्हाई ही कैन नॉट स्टॉप दिस कॉन्ट्रैक्ट नाउ। ओके, हाँ, लेकिन उसके पास एक हेड अभी भी मौजूद है कि जिस दिन उसने गाना नहीं गाया था उस दिन की जो कंपनसेशन है वो क्लेम कर सकता है फ्रॉम द सिंगर। ओके, इसके अब इलस्ट्रेशंस हम एक बार रीड करते हैं। इसमें ये 2 इलस्ट्रेशंस हैं इसकी। A singer enters into a contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater for 2 nights in every week during the next 2 months. हमारा वाला एग्जाम्पल मैंने इलस्ट्रेशन से लिया था वो। And B engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the 6th night, A willfully absents herself from theater. B is at liberty to put an end to the contract. यानी कि जैसे ही A ने डिफॉल्ट किया है उसी टाइम B के पास राइट आ जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे। ओके, लेकिन इसका हम बी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं एक बार। A singer enters into a contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months. Same situation है। And B engages to pay 100 रुपए देगा A को, ये भी सब सेम है। On the 6th night, A willfully absents herself. 6th night को वो नहीं आई है। यहाँ पे with the assent of B, A sings on the 7th night. यानी कि 6th night को वो नहीं आई, लेकिन अगले दिन वो दोबारा से 7th night को आ गई गाना गाने के लिए, और बी ने उसको अलाउ कर दिया है। हम जैसे ही यहाँ पे बी ने उसको अलाउ किया है, इसको कंप्लीट करते हैं आगे। बी हैज सिग्निफाइड हिज एक्विजिशंस इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट। यानी कि जैसे ही बी ने उसको अलाउ कर दिया है अब 7 नाइट को गाने के लिए, उसी टाइम अब बी जो है अपना राइट खो देता है टू स्टॉप हर फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट पे एंड नहीं लग सकता। हाँ, लेकिन बी चाहे तो उसको कंपनसेशन मिल सकती है फॉर द 6th नाइट। 30 नाइट को वो नहीं आई थी गाना गाने, तो उसकी वो कंपनसेशन ए से मांग सकता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 40 पे। सेक्शन नंबर 40 एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए विल पेंट अ पिक्चर ऑफ बी। तो ये एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ए
इसको डेलीगेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे ए ये नहीं बोल सकता है कि सी मेरी जगह तू बी की पेंटिंग बना दे, बिकॉज बी को तो सिर्फ एक ही हाथ की पेंटिंग चाहिए थी। लेकिन एक ऐसा केस है ए एंड बी के बीच में कि बी ने ए को ये बोला है कि तू मेरा पर्टिकुलर घर है उसको कंस्ट्रक्ट कर, और बी ने ये चीज भी बोली है कि या तो तू कर ले या फिर किसी को डेलीगेट कर दियो घर बनाने के लिए, बट आई वॉन्ट दिस हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 months। यहाँ पे ए अगर सी को बोलेगा कि मेरी जगह तू घरे बना दे लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर, तो ये चीज वैलिड होगी, बिकॉज घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ए भी सेम मजदूरों को हायर करता और सी भी सेम मजदूरों को हायर करता, एंड इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप डेलीगेट कर सकते हो, एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 40 बोलता है कि कब कब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट डेलीगेट कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 41 पे। रीड करते हैं हम। व्हेन अ प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, he cannot afterwards enforce it against the promisor। यानी कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 2 दिन के अंदर अंदर बी विल गिव 2 dozens of bananas to ए, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपको जो बी है उसको 2 डजन ऑफ बनाना देने ए को। अब अगर वो नहीं दे पाए 2 दिन के अंदर अंदर, तो तीसरे दिन क्या करता है ए, वो सी से सेम बनाना ले लेता है। अब जैसे ही उसने सी से वो 2 डजन बनाना ले लिए, नाउ ही कैन नॉट गो एंड टेल द कोर्ट कि मेरे को बी से भी 2 डजन बनाना चाहिए, क्योंकि उसने सी से ऑलरेडी परफॉर्मेंस करा ली अपने कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज वाई अब वो बी के अगेंस्ट सेम परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, बिकॉज उसका काम तो पूरा हो गया। हाँ, लेकिन अगर ए चाहे तो बी से कंपनसेशन मांग सकता है, बिकॉज बी ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सही से एनफोर्स नहीं कराया। दैट इज व्हाई ए इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन ओवर हियर। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 42 पे। एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है between A, B and C on one side and D on the other side, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि A, B और C बोलते हैं कि हम इकट्ठे मिलकर D का घर बनाएंगे, 2 महीने के अंदर अंदर हम तीनों इकट्ठे मिलकर D का घर बनाएंगे। अब यहाँ पे सपोज इस कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होने के बाद A डाइज, A की डेथ हो जाती है। इस केस में जो A का पार्ट है, अब उसका जो बच्चा है, सपोज E का जो बच्चा है, A का जो बच्चा E, नाउ E विल हैव टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट A के बिहाफ पे, और अब A, B एंड C इन तीनों को मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। सपोज B और C भी मर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाद B और C भी मर जाते हैं। इस केस में जो B और C के बच्चे हैं, F एंड सपोज G, इनको बी और सी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी, एंड नाउ ई, एफ एंड जी इन तीनों को मिलके डी का घर बनाना पड़ेगा। ओके, तो यही सिचुएशन के बारे में सेक्शन नंबर 42 बात करता है कि अगर एक पार्टी मर जाती है तो उनकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। बट वी नो द रूल कि अगर यही पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराने के लिए। पेंटिंग वाला एग्जांपल जो हमने लिया था, उस केस में ई एफ एंड जी जो है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे विल नॉट बी बाउंड टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 43 के ऊपर। सेक्शन 43 क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए, बी एंड सी ऑन वन साइड एंड डी ऑन द अदर साइड। ए, बी एंड सी बोलते हैं कि हम तीनों मिलके
दो हजार रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, 2000 ईच। एंड हम जो है डी को 6000 रुपए देंगे इकट्ठे मिलके। अब यहाँ पे डी अगर बोलता है कि मेरे को तो सिर्फ बी और सी से ही पैसे चाहिए, यानी कि पूरे 6000 रुपए मेरे को बी और सी में से ही चाहिए, इस केस में अब क्या होगा, बी और सी को मिलके 3000 रुपए कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, एंड जो भी उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं बी और सी को, वो ए से वो जाके मांग सकते हैं। यानी कि डी अगर बोले कि मेरे को ए से पैसे नहीं चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि ए को अब इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ए को जो है बी और सी को कंपनसेट करना पड़ेगा, जो भी उसका शेयर है वो बी और सी को वो देगा। ओके, अब इसी केस में फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि ए ने खुद से ही पैसे देने से मना कर दिया, यानी कि डी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मेरे को ए से पैसे नहीं चाहिए, बल्कि ए ने खुद ही बोला है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। इस केस में बी और सी को अब 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, एंड जो भी ए के ऊपर कार्रवाई करनी है, लीगल एक्शन लेना है, वो बाद में लिया जाएगा, बट बी और सी को 3,000 रुपए यहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, एंड डी को पूरे 6,000 रुपए देंगे वो। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 44 पे। सेक्शन 44 क्या बोलता है, वही सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी ने बोला है कि हम मिलके डी को 6,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए ईच। यहाँ पे डी बोलता है कि बी से मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं सारा का सारा पैसा ए और सी से ही निकलवाऊंगा। यहाँ पे अगर उसने बी को रिलीज कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए एंड सी विल ऑल्सो बी रिलीज्ड। यहाँ पे ए एंड सी को बी को पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि बी का शेयर है वो भी ए एंड सी मिलके बी को देंगे, एंड ऑब्वियसली बाद में ए एंड सी जो है वो बी से उसका शेयर मांग सकते हैं, लेकिन डी को तो उनको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 45 पे। सेक्शन 45 क्या बोलता है, एक सिंपल सी बात बोलता है दैट फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला है कि मैं बी सी एंड डी को क्या करूंगा, 6,000 रुपए दूंगा इन टोटल, एंड बी 2,000 रुपए बी को, सी को 2,000 और डी को 2,000। अब यहाँ पे अगर सपोज बी की डेथ हो जाती है तो जो ई है, यानी कि बी के जो बच्चे हैं ई विल हैव द राइट टू क्लेम ₹2,000। तो जो बी का शेयर है ई को देना पड़ेगा ए को। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 45 बोलता है कि प्रॉमिसर सॉरी जो प्रॉमिसी का शेयर है वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी आप दे सकते हो। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 46 पे। सेक्शन 46 क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला है बी को कि आई विल गिव यू माई कार, मैं आपको अपनी गाड़ी दूंगा, और उसके बदले बी ने बोला कि मैं 1 लाख रुपीज दूंगा आपको। अब यहाँ पे कोई फिक्स टाइम मेंशन नहीं था कि 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर ए को अपनी गाड़ी देनी है, ऐसा कोई भी टाइम फिक्स्ड नहीं था। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट देखेगा रीजनेबल टाइम। कोर्ट विल डिटरमाइन कि इस केस में रीजनेबल टाइम कितना है। सपोज कोर्ट डिसाइड करता है कि 1 महीने के अंदर अंदर अब ए को जो है बी को अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सिंस टाइम वाज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, तो कोर्ट को करना पड़ेगा एंड ए को अब 1 महीने के अंदर अंदर जो है गाड़ी देनी पड़ेगी बी को, बिकॉज कोर्ट ने टाइम अब फिक्स कर दिया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 47 के ऊपर। सेक्शन 47 क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2020 ए जो है बी को यानी 5 डजन ऑफ बनानास बी को देगा ऑन 1 जनवरी 2020। अब यहाँ पे ये चीज इम्प्लिसिट है कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है ना, उसी उन्हीं वर्किंग आवर्स के दौरान
ए जो है बी को 5 डजन ऑफ बनाना देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए आ रहा है रात के 11 बजे ये बनाना उसको देने के लिए, बिकॉज वो यूजुअल टाइम ऑफ बिजनेस नहीं है। एंड अगर ए ने डिलीवर करना है बनाना यहाँ पे, तो वो 8 बजे से लेके मे बी 8 PM तक, 8 AM to 8 PM, ये यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस हैं, इसी टाइम उसको ये डिलीवर करना पड़ेगा। अब ये जो यूजुअल आवर्स हैं ये डिपेंड करते हैं बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस कैसा है। उस बिजनेस में जो भी यूजुअल आवर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। ओके, तो यही हमारा सेक्शन 47 बोलता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 48 पे। सेक्शन 48 क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए जो टेलर है वो बी को क्या करेगा, विद इन सपोज 6 days एक कोट जो है वो सिलवा के देगा बी को। ओके, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 6 दिन तक इन्फोर्स नहीं हो पाता है। इस केस में किसकी ड्यूटी बनती है कि वो रिमाइंड कराए ए को? यहाँ पे बी की ड्यूटी बनेगी दैट ही विल हैव टू आस्क फ्रॉम बी, दैट ही विल हैव टू आस्क फ्रॉम ए कि भाई 6 दिन हो गए हैं अभी तक मेरा कोट नहीं बना। यहाँ पे बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी दैट ही विल हैव टू एक्चुअली आस्क ए कि मेरे जो कोट है उसका क्या हुआ है। ओके, तो ये सिर्फ एक ड्यूटी के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 49 के ऊपर। सेक्शन नंबर 49 क्या बोलता है कि इसको हम रीड करते हैं। When a promise is to be performed without the application of the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is a duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise। यानी कि इसका हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं तब ये क्लियर हो जाएगा। A undertakes to deliver 1,000 mons of jute to B on a fixed day. Okay, A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it। यानी कि जो हमारे प्रोमिसर हैं उनको उनकी ड्यूटी बनेगी कि वो ये बताएं प्रोमिसी को कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ पे परफॉर्म करूंगा। यानी कि यहाँ पे अगर उसको ए को 1000 मॉन्ट्स ऑफ जूट्स बी को देने थे तो ए विल डिटरमाइन कि मैं ये जो जूट है ये कौन सी प्लेस पे दूंगा। ओके, इसके बारे में ए डिसाइड करेगा। यही हमारा सेक्शन नंबर 49 बोलता है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बोला है बी को कि मैं आपको वही 5 डजन ऑफ बनानास दूंगा। तो यहाँ पे अगर कोई प्लेस मेंशन नहीं है कि कहाँ पे ये देगा कैसे देगा, तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी दैट ही विल इन्फॉर्म बी कि मैं ये जो बनानास है ये कहाँ पे दूंगा। ओके, तो यही हमारा सेक्शन 49 बोलता है।